फिर एनआईए की श्रीनगर के अंदर बड़ी कार्रवाई हुई है। कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर के अंदर तेज हुई हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुअत्तल डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले में कार्रवाई इस वक्त श्रीनगर और दीगर कई मकामात पर हुई है, जहां पर छापेमारी की गई है एनआईए की टीम की तरफ से श्रीनगर के साथ साथ दीगर इलाकों के अंदर भी, जहां पर बताया जा रहा है कि डीएसपी जो मुअत्तल डीएसपी देवेंद्र सिंह से उनके मामले से जुड़े हुए कई ऐसे एनआईए की टीम की तरफ से जिन्हें बार बार मुअत्तल डीएसपी के मुतालिक जानकारी मिल रही थी कि श्रीनगर समेत दीगर कई अजला के अंदर भी उनके खिलाफ शवाहिद मिल सकते हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। मुअत्तल डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले में अब कार्रवाई तेज हुई है और माली लेन देन से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है, जहां पर मुख्तलिफ उमूर पर जांच चल रही थी और इसी जांच की एक और कड़ी के दौरान अब कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से एक बार फिर कार्रवाई की गई है श्रीनगर समेत दीगर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। वादी कश्मीर के अंदर बिलखुसूस ये एक बार फिर पिछले 3 महीनों के दौरान ये एक और बड़ी कार्रवाई श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के मुअत्तल डीएसपी देवेंद्र सिंह, जिनके खिलाफ मिल्टन 2 की मदद का जो केस दर्ज है और उनके कनेक्शन जो हिजबुल मुजाहिदीन नामी मुबैना मिल्टन तंजीम से है, उस मामले में तहकीकात आगे बढ़ी है और अब एनआईए की तरफ से कार्रवाई की गई है श्रीनगर के साथ साथ दीगर कई इलाकों के अंदर भी। और खबर ये आ रही है कि एक बड़े और मारूफ ताजिर जो वादी के हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। कारपेट के ताजिर साहिल जरू के इमलाक पर छापेमारी हुई है, इस तरह की इतलात शुरुआती रिपोर्ट सामने अभी तक आई है। जो कार्रवाई आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से कश्मीर वादी में हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुअत्तल डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले में कार्रवाई तेज हुई है। श्रीनगर और दीगर मकामात पर छापेमारी की गई है। कारपेट के ताजिर साहिल जरू के इमलाक पर छापेमारी की है नेशनल इन्वेस्टिगेशन की टीम की तरफ से माली लेन देन से जुड़े उमूर पर, जहां जांच चल रही थी और इसी जांच की कड़ी को आगे बढ़ाया गया है, जहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाइयां अब श्रीनगर जिले के अंदर भी तेज हुई हैं और श्रीनगर समेत दीगर इलाकों के अंदर भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो अभी तक इतलात मौसूल हुई हैं, एनआईए की तरफ से कार्रवाई की गई है। और इस बीच जो डीएसपी देवेंद्र सिंह से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें जांच चल रही है, इस तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त मजीद शवाहिद मिले हैं और इस बीच बताया जा रहा है कई इलाकों के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर कौमी तहकीकाती एजेंसी की छापेमारी हुई है, जिनमें एक मारूफ ताजिर का नाम भी अभी तक सामने आ रहा है। और अब इस मामले में जब तहकीकात चल रही है, जांच जारी है, तो मजीद एक कदम आगे बढ़ी है एनआईए श्रीनगर और दीगर कई इलाकों के अंदर अब कार्रवाई की इस वक्त खबर सामने आ रही है। कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जहां पहले ही मामला एनआईए के पास था, मजीद इसमें अब एक कदम आगे बढ़ते हुए एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई है और बताया जा रहा है कि इस बीच एक मारूफ ताजिर भी वादी के जिनका नाम सामने आया है। अब तक कार्रवाई जनूबी कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में हुई थी, जहां पर कई मकामात पर छापेमारी और उसके बाद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई थी, लेकिन आज ताजा कार्रवाई श्रीनगर के अंदर हुई है, जहां पर दीगर इलाकों के अंदर भी कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुअत्तल डीएसपी देवेंद्र सिंह से जो मामला जुड़ा हुआ है, जिसमें तहकीकात चल रही हैं, इसी मामले को अब आगे बढ़ाते हुए एनआईए की तरफ से यह कार्रवाई वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर की गई है और श्रीनगर शहर के अंदर भी यह कार्रवाई हुई है, जहां पर एक मारूफ ताजिर का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि कारपेट का बिजनेस करने वाले एक मारूफ बिजनेसमैन जिनका नाम सामने आया है, उनके खातों की डिटेल्स देखी जा रही हैं, चेक की जा रही हैं और जो डॉक्यूमेंट्स उनके हैं वो भी देखे जा रहे हैं और साथ ही साथ उनकी जो इमलाक हैं उसका भी उनसे पूछताछ उसके मुतालिक हो सकती है।
जो अभी तक इतलात मौसूल हो रही हैं। मजीद तफसीलात के लिए कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी के पास चलते हैं। हिलाल, क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रही हैं? कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से खबर आ रही है कि कार्रवाई श्रीनगर समेत दीगर इलाकों के अंदर भी हुई है। देखिए आसिफ, कोई शक नहीं कि 11 जनवरी को जब ये वाक़ा पेश आया, जब देविंदर सिंह को पकड़ा गया है और उसके बाद ही हमने देखा कि मुख्तलिफ मौकों पर इस तरह की रेड्स जो है जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ी हैं। हालांकि अभी सस्पेक्ट हैं क्योंकि NIA सारे मामले की गहराई तक जाना चाहती है और लिंक्स पूरी तरह से देखना चाहती है और एक इलाके से हैं दस्तावेजात जो वहां पर थे उन्हें चेक किया गया है ताकि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं जो देविंदर सिंह या मिलिटेंट्स के साथ तो नहीं है, इसी चीज को परखने की आज कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी भी हतमी फैसले तक नहीं पहुंचाया जा सकता है क्योंकि ये इब्तिदाई हम तफ्तीश ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी आज पहली रेड जो है इस घर में पड़ी है। इससे पहले भी अगरचे देविंदर सिंह के मामले में रेड्स जो है वो पड़ी है कश्मीर के अंदर, तमाम अभी भी ये केस जो है जारी है, अभी भी जो फैक्ट्स है एविडेंस है उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। खबर ये भी मिल रही है कि जो मारूफ ताजिर का नाम आया उनकी डिटेल्स इस वक्त ली जा रही है, चेक किया जा रहा है। इस हवाले से क्या ये कहा जा सकता है कि जब मामला अब कौमी तहकीकाती एजेंसी के पास है, 4 महीने से इसमें जांच जारी है, कुछ और भी इससे नाम जुड़े सामने आ सकते हैं? कहां तक तार हो सकते हैं इस DSP के? देखिए, जहां तक हमारे जराये का ताल्लुक है, अभी तक हमें ये मालूम हो चुका है कि 3 जो लोग हैं जो इसके साथ कनेक्शन में हैं। हालांकि अभी भी हम कह रहे हैं कि अभी प्राइमरी लेवल पे ही ये केस है, इब्तिदाई मरहले में ही है और अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। ये सस्पेक्ट जरूर है क्योंकि जो NIA है वो बारीक बीनी से इस मामले की तफ्तीश कर रही है, क्योंकि इसमें एक पुलिस ऑफिसर वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व है और उसके साथ साथ एक मिलिटेंट की सहायता या उनकी मदद करने के लिए उस पर इल्जाम जो लगा हुआ है उस पर बारीक बीनी से NIA देख रही है। जो कुछ भी उनके साथ बिलावास्ता इस मामले के साथ जुड़े हुए हैं उन चीजों को परखने की कोशिश की जा रही है। और आज जिस घर में ये जो छापामारी हुई है वहां से भी जो पूछताछ की गई है और उसके साथ साथ जो जिस मकसद के लिए NIA वहां पर गई है उन पर उन्होंने जो है काम किया वहां पर, लेकिन अभी भी ये सामने नहीं आ पा रहा है कि क्या वहां पे कोई उन्हें सबूत मिला या सिर्फ एक रूटीन के तहत जो उन्हें प्रोसीजर है अपना ऑपरेशन कंडक्ट करने का या तफ्तीश करने का उसका एक हिस्सा है। मारूफ ताजिर से जो पूछताछ हुई है, जो अभी अपडेट मिल रहा हमें, उनके कुछ साथी जो जम्मू कश्मीर से बाहर भी हैं, उनसे किसी तरह की पूछताछ या उनके असासों पर कोई छापेमारी, कोई उनसे इमलाक के मुतालिक को पूछताछ हुई है? कोई अपडेट मिल पाया इसके मुतालिक? देखिए, अभी तक उस हवाले से कोई तस्दीक खबर की नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि जो ये मारूफ ताजिर है ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के साथ, कालीन के साथ जुड़े हुए हैं और उसके साथ और भी कुछ बिजनेस जो है के बताए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक इनके फॉरेन ताल्लुकात हैं उस चीज को बारीकी से पुलिस जो है तहकीकात करती है कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें जो पैसे का आना जी पुलिस या NIA उस पर पुलिस NIA ज्वाइंटली आज वहां बारीकी से देख रहे हैं और इस चीज को परखने की कोशिश की जा रही है और परखा भी जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ थे। बात कौमी तहकीकाती एजेंसी की हो रही, बड़ी कार्रवाई श्रीनगर के साथ साथ दीगर हिस्सों के अंदर भी हुई है और इस कार्रवाई में मुअत्तल DSP देवेंद्र सिंह के मामले में जहां पर पहले ही जांच जारी है, मजीद कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। श्रीनगर और दीगर मकामात पर यह छापेमारी हुई है। कारपेट के ताजिर साहिल जरू का नाम सामने आया है, जिनके इमलाक पर छापेमारी हुई है। उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, ये इस तरह के जराये के हवाले से जो खबरें सामने आई है कि उनसे पूछताछ की जा सकती है इस मामले में। और पहले जब छापेमारी हुई है तो माली लेन देन से जुड़े उमूर पर जहां पर जांच चल रही थी और उसी से जुड़ा हुआ यह मामला भी माना जा रहा है, जहां पर श्रीनगर के अंदर आज NIA की बड़ी कार्रवाई हुई है। और इस कार्रवाई को मजीद कितना वक्त लगेगा, जैसे ही और अपडेट इसमें मिलता है, तफसीलात सामने आती हैं तो आप तक जरूर दोबारा पहुंचाई जाएगी। बढ़ते आगे, बात भारत और चीन के हवाले से। कशीदगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कम करने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं ताकि फौजी तातुल को कम किया जा सके। लद्दाख से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत और चीन की अफवाज आमने सामने आई हैं और एक बार फिर बातचीत चल रही है। पहले फौजी सतह की जो बातचीत चल रही थी, आज दौलत बेग ओल्डी में फौजी सतह की बातचीत चल रही है और मुज़ाकरात के जरिए फौजी तातुल को कम करने की कोशिश है। पहले हमने देखा कि फौज की जानिब से जो कोशिशें की गई थी वो लेफ्टिनेंट जनरल्स की रैंक थी, अब मेजर जनरल्स के रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनके दरमियान बातचीत दौलत बेग ओल्डी के मकाम पर हो रही है, हकीकी कंट्रोल लाइन का करीबी हिस्सा। और इस बीच आपको बताते चलें कि 5 राउंड्स हो चुके हैं
5 बार बातचीत हो चुकी है फौजी सतह की, जिनमें चुलशू के मकाम पर चुलशुल लद्दाख की इस इलाके के अंदर जब बातचीत हुई तो 5वीं जो बातचीत हुई थी फौजी सतह पर, उसके कोई मस्बत नताइज सामने नहीं आए थे। और यही वजह है कि उसके बाद दिल्ली के अंदर भी जो कौमी सलामती के मशीर हैं उनकी तरफ से जो खुसूसी मीटिंग बुलाई गई और उसके साथ साथ इस मीटिंग के दौरान जो आगे की हिकमत अमली रहेगी वो उन्होंने उस पर तबादला ख्याल किया। और आज की मीटिंग काफी अहम इसलिए कि शायद इससे कोई नतीजा सामने आ सकता है, लेकिन फौजी जराया अभी तक बता रहे हैं कि चीन को जिन इलाकों के अंदर डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी और उस मुआहदे के तहत अफवाज को पीछे हटना था, उसकी खिलाफवर्जी की गई है। चीन उससे पीछे नहीं हटा है, जिसके बाद भारत की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश है कि डिसएंगेजमेंट का जो अमल है, जो फौजी इनखला है, उसको यकीनी बनाया जा सके। उस अमल के तहत या जो मुआहिदा दोनों अफवाज के दरमियान हुआ था उसके तहत काम हो पाए। और आज मेजर जनरल रैंक की बातचीत हो रही है। थोड़ी देर में हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनिल गौर साहब भी थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बात आपको बताएंगे कि इस वक्त ये मामला जब सुर्खियां बटोर रहा है, और इतना ही नहीं कि मुल्क के अंदर इसके बाद पेशरफ देखने को मिली है, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी जब हम नजर दौड़ा रहे हैं तो बैनुल अक़वामी सतह पर यह मामला काफी ज्यादा सुर्खियां पकड़ रहा है, क्योंकि चीन और अमेरिका के दरमियान भी इसी मामले को लेकर कशीदगी बढ़ रही है और बयानात के जरिए ही सही एक दूसरे पर इस वक्त कोशिश की जा रही कि बर्तरी हासिल की जा सके। इस बीच आपको बताते चलें इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि लद्दाख के अंदर जहां पर बातचीत फौजी सतह की छठी बार ये बातचीत चल रही है। पहले लेफ्टिनेंट जनरल रैंक्स की बातचीत हुई थी, 5वीं मीटिंग जो हुई उसके कोई मस्बत नताइज सामने नहीं आए थे। आज उसके बाद ये छठी मीटिंग है, 6th राउंड मीटिंग जो इस वक्त मेजर जनरल्स के दरमियान चल रही है। चलिए, इस वक्त बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर एक और हादसे की खबर मिल रही है झारखंड से, जहां पर एयर एशिया का मुसाफिर तैयारा जो परिंदे से टकराया है। बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से, तैयारे में 176 मुसाफिर सवार थे। एयर एशिया का मुसाफिर तैयारा जो परिंदे से टकराया है और मौजूदाती तौर पर यह हादसा टल गया है। सभी मुसाफिर सही सलामत हैं, बहिफाजत निकाल लिया गया है, जो अभी इतलात मिल रही हैं। बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर एयर एशिया का मुसाफिरों से भरा तैयारा, 176 मुसाफिर इसमें सवार थे, इस वक्त परिंदे से टकराया है। और अभी जो इतलात मौसूल हो रही हैं, शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदाती तौर पर यह हादसा टला है, सभी मुसाफिर सही सलामत है। झारखंड से बड़ी खबर, जहां पर एयर एशिया का तैयारा परिंदे से टकराया है और 2 दिनों के अंदर दूसरा इस नौयत का ये हादसा। हालांकि इस वक्त जो इस हादसे के मुतालिक इतलात मौसूल और इस मामले पर अब तहकीकात की बात भी की जा रही है, जांच होगी, लेकिन इस बीच इसकी तस्दीक कर दी गई है इंजीनियर्स की टीम की तरफ से। जो तकनीकी टीम है उसने जांच कर दी है कि जांच के बाद तस्दीक की है कि जो एयर एशिया का मुसाफिर तैयारा था परिंदे से टकराया है। झारखंड में से यह खबर आ रही है, जिसमें 176 मुसाफिर सवार थे, किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है इस तैयारे के बीच। और हालांकि 176 के जो मुसाफिर थे, मौजूदाती तौर पर जब हादसा टला है तो सभी मुसाफिर सही सलामत हैं, बहिफाजत निकाल लिया गया है। अभी तक जो इतलात मौसूल हो पा रही हैं, इससे पहले आपको याद होगा कि पिछले 24 घंटों के दौरान ये दूसरा इस तरह का वाकया मुल्क के अंदर रोनमा हुआ है। और मुंबई से एयर एशिया की फ्लाइट I-5 632 जो कि रांची एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, और इस बीच सभी जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से तस्दीक की गई है, सभी मुसाफिर सही सलामत हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुंबई से एयर एशिया की फ्लाइट I-5 632 जो कि रांची एयरपोर्ट की तरफ जिसे गई थी, और इस बीच झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एयर एशिया मुसाफिर तैयारा परिंदे से टकराया है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज के मुताबिक रांची से मुंबई की तरफ I-5 632 632 एयर एशिया की फ्लाइट जिसने उड़ान भरनी थी, हालांकि उड़ान भरी, और इस बीच ये तैयारा परिंदे से टकराया। 176 मुसाफिर इसमें सवार थे और
जो एयरपोर्ट हुकाम हैं उनके मुताबिक सभी मुसाफिर सही सलामत हैं, किसी तरह का नुकसान इसमें नहीं आया। मौजजाती तौर पर एक बड़ा हादसा टला है। इससे पहले केरला के अंदर जहां पर 2 दर्जन के करीब लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इसी तरह के एक हादसे के अंदर जहां पर 24 घंटों के दौरान मुल्क के अंदर यह दूसरा इस तरह का वाकया पेश आया है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने इसकी तस्दीक कर दी है कि कोई नुकसान इस हादसे में नहीं हुआ है। और इस बीच आपको लिए चलते हैं, इस वक्त मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि केरला के अंदर भी इसी तरह का जो हादसा पेश आया उसके मुतालिक क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो आपको दिखाते हैं। Involving the Air India Express flight 1344 from Dubai to Kozhikode last evening. As you are all aware, this flight was part of our Vande Bharat mission, which commenced on 6th May this year. This Vande Bharat flight started on 6th May to bring back those of our citizens who were stranded and in distress in foreign countries following the outbreak of the COVID-19 pandemic. You will recall that when the pandemic broke out, the Prime Minister had taken certain measures to effect a lockdown. Those early decisions helped us to a considerable extent to contain our numbers and produce the health infrastructure. On 23rd March, we had a cessation of all civil aviation arrangements. We started the Lifeline Udan flights after that, which carried medicines to different parts of the country. And then on 6th May, the Vande Bharat flight started. I'm providing you this background so that the unfortunate tragedy which occurred last evening, can be understood in perspective. As part of the Vande Bharat flights which have been carried out by Air India, Air Indian Express, our other private carriers operating as part of Vande Bharat mission, private carriers conducting charter flights, foreign carriers conducting charter flights. As of yesterday, we had brought back and carried out, taken Indian citizens who have to go back to their jobs. We had ferried more than 1 million passengers, more than 10 lakh. In fact, the numbers who have come back by the Vande Bharat flights is itself over 930,000 and maybe higher because I have not counted yesterday's figures. This B737 aircraft, which landed, I am informed, at 7:41 p.m. in the evening, it was bearing registration number VT-AXH. It overshot the runway at Kozhikode while trying to land amidst what is clearly inclement weather conditions prevailing at that time. The emergency command center was immediately activated and our emergency response team was rushed to the spot to facilitate search and rescue mission. I want at this stage to just say that the airport authorities in Kozhikode, all the other concerned agencies and the local people of the area acted in an exemplary manner. Muralidharan ji and I, just before coming here, after my arrival, Muralidharan ji came a few hours earlier, the Honorable MP, our MLAs, etc. of the area, we visited the site. Now it is clear that that timely action taken, where the fire brigade, etc. were able to cut through the body of the aircraft and extract people, has helped in the rescue operations. We were also fortunate that unlike the tragic accident which took place 10 years ago at Mangaluru airport, where the aircraft caught fire, here I think preventive action taken
has minimized the loss of lives. As I said last night when we were coming to grips with the situation, that even one life lost is one life too many. And therefore, our hearts go out, our deepest condolences to the members of the families, those who have suffered bereavement. You will agree with me, at a time like this, words have very little meaning, but it is necessary, and I'm reassured that is happening, that all parts of the system, the concerned civil aviation professionals, Air India, Air Indian Express, the Airports Authority, people, DGCA, the AAIB, the Aircraft Accident Investigation Bureau, and all the other agencies are cooperating. The 2 black boxes have been found, and our passengers who have suffered injuries are receiving medical treatment in the government and the private hospitals. But as I said, our hearts reach out. We are doing whatever we can, but as a small token, as a small gesture of our desire to do something for those who have lost their lives and have suffered injuries, by way of interim relief, and I underline the way, by way of interim relief, I want to inform you that we will be making an interim relief payment of rupees 10 lakhs for each of the deceased, for rupees 2 lakhs for those who are seriously injured, and 50,000 of those for those who may have suffered minor injuries. This is over and above all the other compensations, etc., which might be forthcoming from different agencies, insurance of the aircraft, etc. Let me just share with you some facts. Now that the 2 black boxes have been found, it will be premature for me to speculate on what the precise cause of this accident was, but I can share with you that the aircraft was being captained and operated by one of our most distinguished and experienced commanders, Captain Deepak Vasant Sathe. In fact, the captain had more than 10,000 hours of flying experience. He had landed on this very airfield, I think, as many as 27 times, including this year. So in terms of professional competence, etc., we couldn't have had a more experienced and a highly decorated person at the command. The inquiry had been ordered last night itself. We sent the first team leaving Delhi at around 2 a.m. in the morning, and a second team came at 5. They are already doing their jobs, and as I happened to mention to some of you, it was my intention to come a few hours later, because when a minister or when ministers arrive on the scene along with honorable MPs, then there is sometimes the unintended effect of diverting attention. So we wanted to give them a free run to carry out their work, etc. And I can tell you, by the time I arrived, the 2 boxes, flight data recorder and the other one, they had been retrieved, and the inquiry is in place. The co-pilot. Now, first of all, about Captain Sathe. He was a former Air Force pilot. He is a highly decorated pilot. He received the prestigious Sword of Honor and gold medalist at the while he was in the Air Force. He was an accomplished fighter pilot, and he was a test pilot for HAL, Hindustan Aeronautics Limited, as well. He was 59 years of age. He had joined us in Air Indian Express in 2013. He had a total flying experience of 10,848 hours. Now, but those of you who are familiar with civil aviation, this in and of itself
is exemplary, remarkable. He had a command experience of 6,662 hours, and he had flown the Boeing 737 as a commander for 4,244 hours. The co-pilot, Captain Akhilesh Kumar, 32 years of age, had a total flying experience of 1,723 hours. The cabin crew on board, Ms. Shilpa Dashrath Katare, Shri Akshay Pal Singh, Shri Lalit Kumar, Shri Abhik Bishwas are all safe. But as we interact with you, our heart goes out to the families of the two pilots and the families of the deceased. I believe the total number is 18, and I believe 23 people. First of all, every passenger in the aircraft has been accounted for. 23 persons were discharged because they had injuries which were either minor or superficial, and a total of 149, please correct me, CMD 5, are in the hospital receiving treatment. I might mention that the Air India aircraft are properly insured, and discussions will be made with passengers and their families at the appropriate juncture in line with the Montreal Convention of ICAO, or the International Civil Aviation Organization. I want to conclude my preliminary remarks, and before I invite my friend and distinguished colleague Muralidharan ji, I want to tell you that we are working very closely with the state and central machinery to tide over this difficult situation and extend all possible support for the families of the deceased passengers and to provide all kinds of assistance to the injured passengers. Let me conclude by extending my own personal deepest condolences to the families and friends of all those who have lost their lives in this tragic incident, and pledge and resolve to extend all possible support to all those affected. I also appeal to others through your kind cooperation to send the message that everyone should show their solidarity in working together through this hour of need. And I must tell you, not only when I was in Delhi last night in consultation with my senior management in this ministry, or this morning, what I have seen after landing down is that solidarity is being shown, and I think we need to continue to that to get over this situation which is both a crisis and a challenge for all professionals. We will keep disseminating. शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2-3 अहम खुलासे किए। एक तो ये कि मौसम की खराबी की वजह से हादसा पेश आया और पायलट की अहलियत पर किसी तरह का सवाल नहीं उठाया जा सकता। एक एक्सपीरियंस थे, तजर्बाकार और माहिर पायलट थे, और हिंदुस्तान के सबसे आला तरीन तजर्बे वाले पायलट्स में से एक थे। इसके साथ साथ जिन लोगों की मौत हुई है उनके लिए 10-10 लाख, उनके महलूकीन के लिए 10-10 लाख रुपए के मदद का ऐलान कर दिया गया है मरकजी सरकार की तरफ से। जो लोग जख्मी हुए हैं, मामूली जख्मी हैं, उनको 50,000 की मदद दी जाएगी, और इसके अलावा जो माली मुआवनत है वो उन जख्मियों को जिनकी हालत नाजुक बनी है 2 लाख तक की रकम उन्हें मरकजी सरकार की तरफ से दी जाएगी। खबरें और भी हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का।